गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम सब? आई होप कि तुम सब ठीक होगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि बहुत जल्द तुम लोगों की यूनिट टेस्ट होने वाला है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तुम सब मन लगाकर पढ़ाई करो और अच्छी रिजल्ट करो। तो चलो, पिछली 2 क्लासेस में हम तुम लोगों की जो हिंदी पाठ्यपुस्तक किताब में से 2 विषय कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम हिंदी व्याकरण में एक विषय पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ये है 5 क्लास की हिंदी व्याकरण किताब और आज हम इसके पहला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहला सब्जेक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है भाषा और व्याकरण। तो आज हम पहले ये जानेंगे कि भाषा और व्याकरण है क्या। देखो, भाषा तो तुम जानते ही होंगे, क्योंकि जब से तुम बोलना सीखे हो तब से तुम भाषा ही बोलते आ रहे हो, है ना? मतलब भाषा वो चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपने मन की बात और भावना को दूसरे के सामने प्रकाश कर सकते हैं। समझ गए? और इस भाषा के 2 रूप होते हैं, एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है? देखो, जिस भाषा से हम अपने मन की बात या फिर भावनाओं को बोलकर प्रकाश करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि मानो तुम अपनी माँ से खाने के लिए मांगे कि मामा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो, तो ये हो गया एक मौखिक भाषा का उदाहरण। लेकिन लिखित भाषा किसे कहते हैं? देखो, जब हम अपने मन की बात को लिखकर प्रकाश करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मतलब मानो कि तुम हॉस्टल में हो और तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए तुम ये बात एक खत में लिखकर अपने पापा को भेज दिया। तो ये हो गया लिखित भाषा का एक उदाहरण। मतलब तुम अपने दिल की बात, अपने मन की बात को लिखकर अपने पापा के पास भेज दिया, तो ये हो गया लिखित भाषा। और कहाँ लिखित भाषा का प्रयोग होता है? मानो कि तुम्हें छुट्टी चाहिए स्कूल से और तुम ये बात एक एप्लीकेशन में लिखकर अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन दिया, तो ये भी हो गया एक लिखित भाषा का उदाहरण। और ये भी एक लिखित भाषा का उदाहरण कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आज तुमसे, वो सबको मैं एक पेपर में लिखकर आप लोगों के पास भेज रही हूँ। मतलब ये जो हार्ड कॉपी मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया, तो ये भी एक लिखित भाषा का उदाहरण है। इसी तरह लिखित भाषा और मौखिक भाषा, ये दोनों भाषा के अलावा हम कुछ और भाषा में से भी बात करते हैं, मतलब जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन इस भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए इसको भाषा के अंतर्गत नहीं लिया गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें कुछ जगह पर संकेतों की प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि तुम जब बाहर जाते हो तो देखे होगे कि रास्ते जो चौराहे होते हैं, मतलब चारों तरफ जो रास्ते पड़ी होती है, तो उस रास्ते के बीच में ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है और वो ट्रैफिक पुलिस बीच में खड़ा होकर सिग्नल देता है कि कब गाड़ी आगे आना है या फिर वहीं रुकना है या फिर पीछे जाना है। ये सब ट्रैफिक पुलिस बीच में से खड़ा होकर कुछ संकेत के माध्यम से लोगों को बताता है। तो ये हो गया सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण। और कहाँ होता है सांकेतिक भाषा का प्रयोग? तुम देखो कि जब छोटा बच्चा कुछ जो कि बोल नहीं सकता, वो अपनी माँ को कुछ संकेत से खाने के लिए मांगता है, देखे होगे। तो यहाँ भी संकेत में भाव का प्रकट किया जाता है। उसी तरह जो लोग गूंगा होता है, मतलब जो बोल नहीं पाता है, वो भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। और अगर वो पढ़ा लिखा हो तो वो लिखित भाषा प्रयोग करके भी अपने मन की बात बोल सकता है। तो इसी तरह मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ये सब हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। लेकिन मौखिक भाषा और लिखित भाषा के तुलना में सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है, इसीलिए इसको एक भाषा के अंतर्गत नहीं लिया गया है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं
इस संकेतों में भावों का प्रकाश करना जरूरी हो जाता है। तो अब चलो हम ये जानेंगे कि संसार में कितनी सारी भाषाएं प्रयोग किया जाता है। संसार मतलब इस दुनिया में जितने भी देश हैं वहाँ सब बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसी, स्पेनिश, अरबी, फारसी आदि बहुत सारी संसार की भाषाएं हैं। तो ये सब अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन यहाँ कुछ भारत की भाषाएं दिया गया है, मतलब हमारे भारत में जितने सारी भाषाएं प्रचलन होता है वो सारी भाषाएं यहाँ दिया गया है, और उसमें से हिंदी भाषा का प्रचलन ज़्यादा होता है। इसीलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों में से बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी भाषा का प्रचलन ज़्यादा होता है। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। देखो यहाँ कुछ राज्य का नाम दिया गया है और भाषा का नाम भी दिया गया है। तो देखो हिंदी भाषा कितने राज्य में प्रयोग होता है। देखो बिहार में हिंदी होता है, उत्तर प्रदेश में हिंदी होता है, दिल्ली में हिंदी होता है और हरियाणा में भी हिंदी होता है। लेकिन महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग होता है, केरल में मलयालम का, आंध्र प्रदेश में तेलुगु का, कर्नाटक में कन्नड़ का, पश्चिमी बंगाल में बांग्ला का, उड़ीसा में उड़िया। ये सब अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन हिंदी को छोड़कर बाकी जितने सारे भी भाषाएं हैं वो सिर्फ उसी राज्य में ही प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी बहुत सारी राज्यों में प्रयोग होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हिंदी भाषा को प्रयोग करते हैं। लिखना, पढ़ना और बोलने में हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कहा गया है। तो उसके बाद आया बोली। बोली क्या है? देखो बोली है किसी विशेष क्षेत्र की स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। मतलब भारत में विभिन्न क्षेत्र होते हैं बहुत सारी, तो उसी क्षेत्र में जो स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो उस स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। जैसे कि बुंदेलखंडी, मैथिली और राजस्थानी, ये सब एक एक बोली की उदाहरण है। देखो उसके बाद आया लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं? देखो जो हम बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं, लेकिन जो भी हम बोलते हैं अगर हम उस भाषा को लिखकर प्रकाश करना चाहेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? हमें एक लिपि की ज़रूरत होगी। मतलब कुछ अक्षरों की ज़रूरत होगी या फिर कुछ वर्णों की ज़रूरत होगी। ये जो अक्षर या वर्ण होते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। मतलब बिना अक्षर के हम कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह या वर्ण की आवश्यकता होती है उसे लिपि कहते हैं। समझ गए? मतलब हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी भाषा कहलाता है। ये सब हिंदी भाषा है, लेकिन ये हिंदी भाषा को लिखने के लिए हमें देवनागरी लिपि की ज़रूरत होती है। मतलब ये जो भी कुछ लिखा गया है ये सब देवनागरी लिपि है। समझ गए? इस लिपि के सहायता से ही हम हिंदी भाषा को लिख पाते हैं और हर एक भाषा में हर एक लिपि का प्रयोग होता है। मतलब अलग अलग भाषाएं में अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, संस्कृत में भी देवनागरी और मराठी में भी देवनागरी और गुजराती में भी देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। लेकिन हिंदी और संस्कृत भाषा में मतलब हिंदी और संस्कृत भाषा में जो देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है वो बिल्कुल अविकल रूप से उसी भाषा में प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ जो मराठी और गुजराती भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है वो कुछ परिवर्तन होके मराठी और गुजराती में प्रयोग होता है देवनागरी लिपि। समझ गए? मतलब संस्कृत और हिंदी में अविकल रूप से देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, लेकिन मराठी और गुजराती में कुछ परिवर्तन होके वो देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। और उसके बाद भी कुछ और भाषाएं हैं जिसमें
अलग अलग से लिपियां का प्रयोग होता है। जैसे कि बांग्ला में बांग्ला लिपि, उर्दू में फारसी लिपि, अंग्रेजी में रोमन लिपि और पंजाबी में गुरुमुखी लिपि का प्रयोग होता है। तो समझ गए। और उसके बाद है राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है मैं आप लोगों को बता दिया है, मतलब कि जितने जो भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और इसीलिए और हिंदी ज़्यादातर लोगों में प्रयोग होता है, इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इसको याद रखना। और उसके बाद है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा का मतलब माँ की भाषा, मतलब जो भाषा तुम अपनी माँ से सीखी हो या फिर अपने परिवार से सीखी हो उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि तुम्हारी मातृभाषा ओडिया है, समझ गए। उसी तरह जो जिस जगह पे रहता है और उसी का मातृभाषा उसी तरह अलग अलग होता है। उसके बाद आया व्याकरण। व्याकरण क्या करता है? व्याकरण हमें भाषा को सही और शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। मतलब अगर हम व्याकरण सीखेंगे तो हम शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, गाय घास खा रहा है और ट्रक चल रही है, रंजना है विद्यालय जा रही। ये तीनों वाक्यों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ दिया गया है गाय घास खा रहा है, यहाँ गाय एक स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ खा रहा है दिया है तो ये गलत है। इस यहाँ ठीक क्या होगा? गाय घास खा रही है, ये अगर होता तो ये ठीक होता। उसी तरह ट्रक पुंगलिंग है, इसी तरह उसका शुद्ध वाक्य में परिवर्तन किया जाता तो क्या होता? ट्रक चल रहा है। इसी तरह तीसरा वाक्य भी है जो है रंजना है विद्यालय जा रही। ये वाक्य का क्रम ठीक नहीं है। इसका अगर क्रम ठीक करके हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रंजना विद्यालय जा रही है, ये अगर लिखेंगे तो ये ठीक होगा। इसी तरह व्याकरण कुछ अशुद्ध वर्तनी को भी शुद्ध करता है। जैसे कि यहाँ देखो लिखा गया है बतख और यहाँ लिखा गया है गुलाब और यहाँ है पुस्तक, तो ये तीनों शब्द गलत है। तो इसका सही अगर होगा तो क्या होगा? यहाँ होगा बतख, यानी कि वो के जगह ब लगेगा। और यहाँ जो गुलाब लिखा गया है यहाँ ग में छोटी ऊ की मात्रा होगी। और यहाँ जो लिखा है पुस्तक, ये गलत है, इसका सही होगा पुस्तक। समझ गए। तो इसी तरह व्याकरण हमें शब्द, वर्ण और वाक्य का शुद्धता बताता है। तो इसी तरह देखते हैं तो व्याकरण को 3 भाग में विभक्त किया गया है। जैसे कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या होगा? वर्ण विचार हमें वर्णों के भेद तथा उनके बोलने, पढ़ने और लिखने का ढंग अध्ययन करते हैं हम। और शब्द विचार में इसमें हम शब्दों की उत्पत्ति, उनकी बनावट, शब्दों की प्रकार तथा उनकी शुद्धता आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। और वाक्य विचार में इसमें हम वाक्य की रचना और प्रकार, वाक्यों के प्रयोग और शुद्धता तथा विराम चिन्ह आदि का अध्ययन करते हैं। तो वर्ण विचार हमें वर्णों की शुद्धता का ज्ञान देता है, शब्द विचार हमें शब्दों की शुद्धता का ज्ञान देता है और वाक्य विचार हमारे वाक्यों को शुद्ध करता है। तो पूरी तरह से अगर देखा जाएगा तो व्याकरण हमारे साहित्य को पूरी तरह से शुद्ध और सुंदर करता है। इसीलिए हम सबको व्याकरण सीखना बहुत ज़रूरी है। समझ गए। बिना व्याकरण के हम साहित्य का शुद्धता का परख नहीं कर सकते, इसीलिए व्याकरण को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कुछ मेन पॉइंट दिया गया है, इसको बार बार पढ़ के याद रखना। और मैं तुम्हें तो पूरी तरह से इस विषय को समझा दी है। अगर फिर भी कोई समझने में कोई दिक्कत होगी तो तुम मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। और तुम्हारी हार्ड कॉपी भी मैं भेज दूँगी, जिसके द्वारा तुम इसको प्रैक्टिस करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, रखती हूँ, बाय।